पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। झड़प के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस कई जगहों पर लाठीचार्ज को मजबूर हुई। बंगाल में चुनाव कोई भी हो, ऐसे मौकों पर हिंसा का जैसा इतिहास रहा है वो एक बार फिर से दोहराया जाता दिखा। डोमकल में पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर हालात इस तरह बेकाबू हुए कि बात हिंसक झड़प तक पहुंच गई। बताया गया कि झड़प लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई, जो मारपीट में बदल गई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की शुरुआत की और जो हिंसक भीड़ में फंसे वो किसी तरह जान बचाकर भागते दिखे। बेकाबू हो चुके हालात की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली तो जगह जगह सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया। पुलिस के जवान उपद्रवियों का पीछा करते दिखे। गली कूचों तक में पुलिस की गश्त शुरू हो गई। कई जगहों पर भीड़ में फंसे लोगों को पुलिस सुरक्षित निकालती दिखी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस कई जगहों पर लाठीचार्ज करती भी नजर आई। सियासी दलों के कार्यकर्ताओं की झड़प की वजह से इलाके में तनाव बना हुआ है। असल में मुर्शिदाबाद हिंसा की शुरुआत बीती रात हुई थी। बीती रात हुई इस हिंसा में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और गुस्साए कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर थे और वो नारेबाजी करते रहे। बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। चेक जो मुर्शिदाबाद में जो घर में घुस के उसके मार दिया, गोली मार के और हत्या किया गया है। कांग्रेस की मांग है कि ऐसे माहौल में 2018 में हुए पंचायत चुनाव को ही आगे के लिए भी मान्य किया जाए। जाहिर है कांग्रेस को ऐसे माहौल में बंगाल में निष्पक्ष रूप से पंचायत चुनाव संपन्न होने का भरोसा नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या के बाद पार्टी के नेताओं ने राज्य की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन सियासत एक तरफ और हिंसा दूसरी तरफ। कांग्रेस कार्यकर्ता की मुर्शिदाबाद के खरग्राम में गोली मारकर हत्या होने से माहौल और गर्म हो गया। इसके बाद हुई हिंसा में कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घायल कार्यकर्ताओं को देखने के लिए कई नेता भी पहुंचे। जिस कार्यकर्ता की मौत हो गई उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिनके परिवार के लोग घायल हुए वो अस्पतालों के चक्कर काटते दिखे। इस बीच बिगड़े हालात में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पुलिस की चुनौती बढ़ गई। क्योंकि रात बीतने के बाद दिन चढ़ते ही फिर से तनाव पसर गया, इसलिए जगह जगह पुलिस लाठीचार्ज करती दिखी। यही नहीं, पुलिस ने सख्ती बढ़ाकर संदिग्ध लोगों की तलाशी भी शुरू कर दी। इसी दौरान शक होने पर पुलिस ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की तलाशी ले ली। इस बार पुलिस का शक सही निकला और मीडिया के कैमरे के सामने हुई जांच में तृणमूल कांग्रेस के इस नेता के कमर से एक पिस्तौल बरामद हुई। तृणमूल कांग्रेस के जिस नेता के पास पिस्तौल मिली उसका नाम बशीर मोल्ला बताया गया। कहा गया कि बशीर मोल्ला तृणमूल का सभापति है। हालांकि पिस्तौल मिलने के बाद पुलिस बशीर को अपने साथ ले जाती दिखी। ममता की पार्टी के नेता के पास पिस्तौल मिलने के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा के पीछे सत्ताधारी दल के हाथ होने का उनका अंदेशा सही निकला। तृणमूल पार्टी একটা বলতে চাই যে যদি রক্ত নিয়ে হোলি খেলার ইচ্ছা থাকে তাহলে নির্বাচনের লাভ নেই। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में दो युवकों के बीच मामूली बहस ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि इलाके में पुलिस ने इंटरनेट सेवा पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी और धारा 144 लागू कर दिया। दरअसल जलगांव के अमलनेर में एक मंदिर के बाहर दो युवकों में बहस हो गई। एक मंदिर के बाहर कुछ लोगों के घूमने पर आपत्ति जता रहा था, जिसके बाद दोनों गुटों में झड़प हो गई। झड़प के बाद हालात इतने बिगड़े कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी के दौरान कुछ पत्थर मंदिर में अंदर भी चले गए, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। पत्थरबाजी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को कंट्रोल किया, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। अमळनेर शहरातील सर्व नागरिकांना प्रशासनाच्या वतीने कळवण्यात येते की माननीय उपविभागीय दंडाधिकारी अमळनेर यांचे दिनांक 10/6/2023 रोजीच्या आदेशाने अमळनेर शहरात
आज सकाळी 11 वाजेपासून ते दिनांक 12/6/2023 रोजीच्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत संचारबंदी आदेश लागू करण्यात आलेला आहे। धारा 144 और इंटरनेट बंदी के साथ ही पुलिस ने आरोपी युवकों की तलाश भी तेज कर दी है। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़ने जा रहे 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी लोग पोरबंदर के रास्ते देश छोड़कर आईएसआईएस में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन ये अपने नापाक मंसूबे लेकर देश से भाग पाते उससे पहले ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने इन्हें दबोच लिया। पकड़े गए आतंकियों में 3 कश्मीरी हैं जिनका नाम उबैद नासिर मीर, हनान हयात शॉल और मोहम्मद हाजिम शाह है। इसके अलावा सूरत की रहने वाली सुमेरा बानो को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक और साथी जुबैर अहमद मुंशी अभी फरार है, जो कि सूरत का ही रहने वाला है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एटीएस ने कई संदिग्ध सामान बरामद किए हैं। इसका प्लानिंग ये था कि पोरबंदर से वो हाई सी में जाके IMBL में एक डाउन लेके वहाँ से वो अफगानिस्तान ईरान जाएंगे, फिर वहाँ से अफगानिस्तान जाएंगे। ISKP जो इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है, उनका जो उनकी जो इंटेंशंस होती है टेररिज्म के बारे में उसमें वो लोग भाग लेंगे। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि चारों आतंकी पिछले 1 साल से आईसिस के संपर्क में थे और सीमा पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर देश को बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन ये देश को नुकसान पहुंचा पाते उससे पहले इनके मंसूबों पर गुजरात एटीएस ने पानी फेर दिया। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत की बादशाहत कायम है। भारत में डिजिटल पेमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में डिजिटल पेमेंट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। यूपीआई से लेन देन के मामले में भारत पूरी दुनिया में टॉप पर पहुंच चुका है और कभी डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे रहने वाले चीन को भी भारत ने काफी पीछे छोड़ दिया है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक साल 2021 की तुलना में भारत सबसे आगे रहा है। देश के डिजिटल पेमेंट में 91% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन 89.5 मिलियन रहा है। भारत के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां 29.2 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, जबकि तीसरे नंबर पर 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ चीन है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में टॉप के 4 देशों को एक साथ कर दें तो भी ये भारत से पीछे ही हैं। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट बेंगलुरु में हो रहे हैं। बेंगलुरु ने साल 2022 में 6,500 करोड़ रुपए के 29 मिलियन लेन देन दर्ज किए गए। वहीं दिल्ली दूसरे नंबर पर और डिजिटल पेमेंट के मामले में मुंबई तीसरे नंबर पर है। यानी डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में सबसे आगे आ चुका है भारत। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया। शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया, जबकि प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी दी गई। तो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए ताकि किसी के पास राज्यसभा, किसी के पास लोकसभा, किसी के पास कुछ स्टेट्स राज्य जो है उनका काम दूसरे के पास और दूसरे राज्यों का काम दिया है। वहीं पार्टी के बड़े नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। एनसीपी के मुताबिक उनके ऊपर पहले से ही कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष नेता है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एनसीपी की तरफ से कुछ भी दावा किया जाए, लेकिन इसे अजीत पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एनसीपी में इस बड़े बदलाव का ऐलान खुद पार्टी प्रमुख शरद पवार ने किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें दी गई जिम्मेदारी के बारे में भी बताया। प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। शरद पवार ने इसके बाद सुप्रिया सुले के नाम का भी ऐलान किया। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। शरद पवार के इस फैसले को महाराष्ट्र की सियासत और आगे किसके हाथ में होगी एनसीपी में कमान से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलने के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस फैसले के बाद यह भी माना जा रहा है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ही उनकी उत्तराधिकारी होंगी। और यही वजह रही कि जब मंच से शरद पवार कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उनके भतीजे अजीत पवार मुंह लटकाए वहां बैठे हुए थे। उनके हाव भाव से साफ नजर आ रहा था कि वो सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने और उन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं मिलने से खुश नहीं थे। अजीत पवार के साथ इस दौरान वहां मंच पर एनसीपी के कई बड़े नेता बैठे हुए थे, लेकिन अजीत पवार ना तो किसी की तरफ देख रहे थे और ना ही वो किसी से बात कर रहे थे। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि वो इस फैसले से नाखुश थे। अजीत पवार के हाथ में उस दौरान पानी की एक खाली बोतल थी, जिसे हिलाते हुए वो किसी गंभीर सोच में डूबे नजर आए। ना तो उनका ध्यान किसी की बात पर था और ना ही वो सामने बैठे कार्यकर्ताओं की तरफ देख रहे थे। एनसीपी ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे को भी बड़ी जिम्मेदारी दी। सुनील तटकरे को राष्ट्रीय महासचिव के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल का प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वो किसान मोर्चा और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भी प्रभारी होंगे। इनके अलावा पार्टी नेता मोहम्मद फैजल को तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि नंदा शास्त्री को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इस फैसले पर सुप्रिया सुले ने खुशी जताई। सुप्रिया सुले ने ट्वीट करते हुए लिखा, एनसीपी की वर्षगांठ के अवसर पर मुझे और प्रफुल्ल भाई पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। मैं इसके लिए पार्टी संगठन की हृदय से आभारी हूं। पार्टी द्वारा मुझ पर जताए गए भरोसे को सही साबित करने के लिए मैं कृत संकल्प हूं। इस जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर से आदरणीय पवार साहब, पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। सुप्रिया सुले ने इस दौरान उम्मीद जताई कि जैसे पहले एनसीपी नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का समर्थन मिला, वो आगे भी जारी रहेगा। एनसीपी में अजीत पवार को दरकिनार किए जाने के मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने शरद पवार पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगा दिया और दावा किया कि जब चुनने की बारी आई तो शरद पवार ने भतीजे को किनारे करके अपनी बेटी को ही चुना। बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगाया कि एनसीपी में कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं, जबकि पार्टी में प्रमुख की कमान उत्तराधिकारी को ही मिलती है। जब चुनने की बारी आई तो पिता ने अपने पुत्री को चुना और अजीत दादा के साथ पुनः एक बार अन्याय कर दिया। यह हम नहीं कह रहे, यह राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की भावना यहां पर खुल करके सामने आ रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया कि इससे महाराष्ट्र की राजनीति में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ये एनसीपी का अंदरूनी मसला है। उनके पार्टी में वो किसको क्या दायित्व दे, उनका अंतर्गत प्रश्न है। इस पे हमारे काम पर और बाकी लोगों पर कुछ असर पड़ने का कोई कारण नहीं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के दल सभी जगहों पर परिवारवाद ही हावी है, जहां पिता के बाद उनके बच्चों को ही जिम्मेदारी मिलती है। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवान फिर से धरना देंगे। पहलवान बजरंग पूनिया ने ऐलान किया है कि हम 15 जून तक इंतजार करेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो जंतर मंतर पर फिर धरना देंगे। वो 15 तक हम वेट कर रहे हैं। अगर वो चीज सभी हमारे जो जितने भी संगठन है सभी संतुष्ट नहीं हो पाए तो 15 के बाद 16 या 17 को दोबारा खोल दी जाएगी। सोनीपत में महापंचायत में पहुंची पहलवान साक्षी मलिक ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। साक्षी मलिक ने कहा, हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये विवाद सुलझ जाएगा। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार दौरे पर रहे। रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि 2027 तक भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, राहुल जब विदेश जाते हैं तभी उनको अल्पसंख्यक याद आते हैं। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए ट्रेन हादसे के बाद बहानगा के जिस स्कूल में 288 शवों को रखा गया था, वहां अब छात्र पढ़ने जाने को तैयार नहीं है। स्कूल में भूत होने की अफवाह उड़ गई है और हादसे का असर बच्चों के दिमाग में इतना हुआ कि वो इसे भूतिया बताने लगे। कोई कह रहा है स्कूल से आवाजें आती सुनी तो कोई कटे सिर वाले भूतों को देखने का दावा कर रहा है। बच्चों और अभिभावकों के दिल और दिमाग में इतना डर बैठ गया है कि वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। स्टूडेंट्स खुद ही मना कर रहे हैं, नहीं आएंगे। वो डेड बॉडी था, वो कोई स्पिरिट रहे है। भले ही दीवारों और फर्श पर लगे खून के निशान मिटा दिए गए हैं, लेकिन लोगों के दिमाग और दिल में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे के निशान आज भी जिंदा हैं। हादसे के बाद बच्चे तो बच्चे, स्कूल के शिक्षक भी डरे सहमे हैं। कई लोग तो स्कूल में पूजा पाठ और तांत्रिक क्रियाएं कराने की मांग कर रहे हैं, तो इलाके के कई लोगों ने स्कूल को गिरा देना ही ठीक समझा है। क्योंकि बच्चे बुरी तरह से डर गए हैं, इसलिए प्रशासन ने भी स्कूल को गिराना ही ठीक समझा। 65 साल पुराने बहानगा हाई स्कूल की बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हो गया है। शुक्रवार को विद्यालय प्रबंध समिति और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में बिल्डिंग को गिराया गया। प्रेयर हॉल कम डाइनिंग हॉल और वहाँ पे 5 रूम्स है, ये सब टूट जाएगा और नया बिल्डिंग
4 और 5 मंथ से कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चा लोग है उसका डर था जे वहाँ जाने का, वो सब डर भूल जाएगा। स्कूल के कई कमरों को गिराकर उन्हें फिर से नए तरीके से बनाया जाना है। स्कूल खुलने से पहले स्कूल का शुद्धिकरण भी कराया जाएगा। लेकिन बच्चे और टीचर सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं हैं। उनका तो ये भी कहना है कि स्कूल के साथ साथ आसपास वाले इलाकों में भी पूजा पाठ कराया जाए। तो बड़ा सा पूजा पाठ करना चाहिए इस एरिया में। सारे एडमिनिस्ट्रेशन सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें कुछ हेल्प कीजिए। बालासोर में 2 जून को हुए ट्रेन हादसे के बाद राहत बचाव टीम ने 65 साल पुराने इसी स्कूल भवन के 2 कमरों और दालान को अस्थायी मुर्दा घर में बदल दिया था। यहाँ कफन में लिपटे शवों को लाया गया था, जिसके बाद से बच्चों ने यहाँ आना छोड़ दिया है। उन्हें डर है कि यहाँ भूत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स केस में लगाए गए 37 आरोप सार्वजनिक कर दिए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को जानबूझकर अपने पास रखने के 31 चार्ज हैं। इसके अलावा उन पर झूठे बयान देने, डॉक्यूमेंट्स होने की बात छिपाने, न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ 49 पेज का आरोप पत्र तैयार किया गया है, जिनमें बताया गया है कि ट्रंप ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने बाथरूम, बॉल रूम, शावर की जगह पर छिपाए थे। इसके अलावा ट्रंप पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े डॉक्यूमेंट अपने ऑफिस, स्टोर रूम और बेडरूम में छिपाने के आरोप भी लगे हैं। ट्रंप पर यह आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने एफबीआई की जांच में बाधा डालने के लिए अपने वकीलों को फाइलें छिपाने या नष्ट करने का आदेश दिया था। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने ट्रंप के घर से बरामद डॉक्यूमेंट्स की कई तस्वीरें जारी की हैं। अमेरिका के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति पर फेडरल चार्ज लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनकी दावेदारी पर कोई कानूनी खतरा नहीं होगा। अगर उन्हें सजा भी हो जाए तब भी कानूनी तौर पर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे। दिल्ली के करावल नगर से लव जिहाद का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आरोपी युवक शाहरुख ने गोलू बनकर पहले हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन जब लड़की को उसकी असलियत का पता चला तो उसने शाहरुख से दूरी बना ली। लेकिन शाहरुख कहां मानने वाला था, वो तो लड़की का पीछा छोड़ने को राजी ही नहीं था। और जब लड़की ने उससे दोस्ती खत्म कर दी तो आरोपी शाहरुख उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसके बारे में जब मैं उससे 1.5 साल तक मिलने नहीं गई, उसके बाद मुझे पता चला जब उसने गुस्से में बताया कि तू मेरे से मिलने नहीं आएगी तो मेरा नाम शाहरुख वर्मा है, शाहरुख खान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और हमने इसमें रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर दर्ज कर दी है, मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है। क्योंकि आरोपी शाहरुख के पास लड़की के कई ऐसे आपत्तिजनक फोटो और वीडियो थे जिन्हें वो वायरल करने की धमकी देकर लड़की को ब्लैकमेल करता था, इसलिए पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों में लव जिहाद जैसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है। अगर पिछले 2 महीनों की ही बात करें तो उत्तराखंड में 1 दर्जन से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। और इन सभी मामलों में मुस्लिम लड़कों ने पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। अगर पिछले 5 महीनों के डेटा को देखें तो उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। उत्तराखंड में पिछले 5 महीने में ही लव जिहाद के 46 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 12 महीनों में लव जिहाद के 78 केस सामने आए थे। सूत्रों के हवाले से जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक उत्तराखंड में हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मजार बनाकर देवभूमि पर कब्जा किए जाने की साजिश है। वहीं हिंदू लड़कियों को भी लगातार नाम बदलकर शिकार बनाया जा रहा है। लव जिहाद के ये मामले चिंता इसलिए भी बढ़ाने वाले हैं क्योंकि लव जिहाद के जितने भी केसेस सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें शिकार बनाया गया है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों से पूरे प्रदेश में गुस्से का माहौल बना हुआ है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। और लव जिहाद की घटनाओं से गुस्साए लोग अब समुदाय विशेष के लोगों को उत्तराखंड से बाहर निकालने की मांग करने लगे हैं और दूसरे समुदाय के व्यापारी भी अब निशाने पर आ गए हैं। गंगोत्री धाम में यहाँ पर अनेक प्रकार के पता नहीं कहाँ से ऐसे तत्व आ रहे हैं जिनका कोई आईडी नहीं है, कोई आईडी की जांच नहीं हो रही है, सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। धाम की बदनामी जो है रात दिन हो रही है। यहाँ पर नकली सामान बेचा जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून, चमोली और उत्तरकाशी में तनाव सबसे ज्यादा है। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग हिंदू लड़की को भगाकर ले जाने का मामला जब से सामने आया है लोग भड़के हुए हैं। उत्तरकाशी में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, बाजार बंद कराए जा रहे हैं। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करें। हम अनिश्चितकाल के लिए है मार्केट बंद कर रहे हैं जब तक जो है इसमें ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हिंदुवादी संगठनों ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि जब तक सरकार कोई ठोस एक्शन नहीं लेगी वो प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं हैं।
लैंड जिहाद के बाद अब लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब लैंड जिहाद किया जा रहा था और हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर साजिश रची जा रही थी, तब सरकार और पुलिस कहां थी? वहीं आरोपों से चौतरफा घिरी बीजेपी सरकार ने अब आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग ली, जिसमें हिंदू बेटियों को नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाने और फिर उनका धर्मांतरण कराने वालों के ठीक तरह से इलाज के लिए रणनीति बनाई गई। जो भी मामले पाए जाएंगे उसमें किसी प्रकार की कोई भी जो है ढील नहीं दी जाएगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, इनका क्या इतिहास रहा है, उसके आधार पर ही उत्तराखंड में लोग अब जो है रह पाएंगे। सरकार की तरफ से सख्त आदेश मिलने के बाद पुलिस भी एक्शन में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने संकेत दिए हैं कि बहुत हुआ, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में ऐसा भी कोई भी कानून के खिलाफ जो कार्रवाई करने वाले अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश है, अब उससे उत्तराखंड पुलिस निभाएगी। सरकार की तरफ से आदेश मिलते ही पुलिस ने जीरो टॉलरेंस पर काम करना शुरू कर दिया है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। वहीं बेटियों को भी जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए हिंदूवादी संगठन इन मामलों में तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के उडुपी के पास कुंदापुर में एक सड़क छाप मनचले को उसकी करनी की सजा सरेआम मिली। बताया गया कि एक दिन पहले जब लड़की हॉस्टल से कॉलेज जा रही थी तो नजीर नाम के युवक ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो लड़की ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे गया तो उसने शोर मचाकर आसपास से गुजरने वालों की मदद मांगी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मनचले नासिर को घेर कर पकड़ लिया। इस दौरान परेशान लड़की फूट फूट कर रोती रही। जब लोगों ने आरोपी मनचले को पकड़ लिया और लड़की का भरोसा बढ़ा तो गुस्से में उसने अपना आपा खो दिया और फिर वहां मौजूद लोगों के कहने पर चप्पल से पिटाई कर उसे सरेआम सजा दी। मनचले के करतूत पर वहां मौजूद लोगों का भी गुस्सा फूटा और कुछ लोगों ने गुस्से में उसे थप्पड़ लगाए। पकड़े जाने के बाद नजीर माफी मांगता दिखा। चूंकि इस दौरान वहां मौजूद लोग लगातार पुलिस से फोन पर संपर्क करते दिखे, इसलिए उसने बचने के लिए पहले तो हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन जब इससे भी काम बनते नहीं दिखा तो पैर भी पकड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि लोगों ने छेड़खानी के आरोपी नजीर पर कोई दया नहीं दिखाई और पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरएसएस के सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अभ्यास वर्ग का आज तीसरा दिन है। इस कैंप में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए मुस्लिम युवकों तक पहुंचने के प्लान पर चर्चा की जा रही है और इसी मंच की मदद से संघ मुस्लिम युवाओं को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने की कोशिश करेगा। भोपाल में आरएसएस नेता इंद्रेश के नेतृत्व में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 4 दिनों का कैंप लगा है, जिसे अमृतकाल अभ्यास वर्ग नाम दिया गया है। अभ्यास वर्ग में आज के मुस्लिम युवाओं का क्या किरदार हो, इसे लेकर भी बहस हुई। शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया, साथ ही लव जिहाद को लेकर भी चिंतन किया गया। वहीं आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इस कोशिश को कांग्रेस ने सियासी ड्रामा बताया। इनके जितने भी इवेंट हैं, ये सब इवेंट है चुनावी हिसाब से, कि हम मुसलमानों को भी अगर साथ ले रहे हैं तो देश प्रेम का ये दूसरे लोगों को वो देना मैसेज। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नेतृत्व संघ नेता इंद्रेश के पास ही है। इस संगठन के माध्यम से संघ मुस्लिमों में अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में जुटा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन शुरू होते ही झड़प की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। आज मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी और कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर पथराव हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के पाटन में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पहले की सरकारें पाकिस्तान को जवाब नहीं देती थी, लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। मौनी बाबा एक अक्षर ना बोले, कोई बोलवानी हिम्मत नहीं। मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए हेमंत बिस्व शर्मा आज इम्फाल पहुंचे, जहां उन्होंने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से मुलाकात की और मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों ने हेलीकॉप्टर राइड का मजा लिया। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने प्रोत्साहन योजना लागू की है, जिसके तहत आज 89 छात्रों को हेलीकॉप्टर की सवारी कराई गई। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए और इनके अलॉटमेंट के लिए लॉटरी निकाली गई। फ्लैट पाकर कई लोग भावुक हो गए। ये उनका सपना सच होने जैसा था।
प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में शान से खड़ी ये इमारतें और ये फ्लैट्स मामूली नहीं। ये इमारतें उस जमीन पर खड़ी हैं जिस पर कभी माफिया अतीक अहमद ने जबरन कब्जा कर लिया था। और इस हॉल में जमा लोग भी मामूली नहीं। भले ही कभी इन लोगों की हिम्मत माफिया अतीक के खिलाफ आवाज उठाने की नहीं रही, लेकिन आज ये सभी उसके कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर अपने घर की हसरत लेकर पहुंचे हैं। और इनकी इस हसरत को योगी सरकार ने लॉटरी के जरिए पूरा किया। एक दिन पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इन 76 फ्लैट्स के लिए लॉटरी निकाली और एक के बाद एक कर उन गरीबों का सपना पूरा हो गया जो अपने सिर पर एक अदद छत के लिए तरस रहे थे। जाहिर है जिनकी लॉटरी निकली उनके लिए ये भावुक करने वाला लम्हा था। पीडीए की ओर से पहली लॉटरी बुजुर्ग, दिव्यांग और दूसरों के घर में काम कर परिवार पालने वाली शांति देवी के नाम की निकली, जो घर मिलने पर भावुक हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद योगी मोदी जी को मेरी तरफ से, जो हमें छत दिए हैं, रहने का आशियाना दिए हैं सर शहर में, वरना हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें आशियाना मिलेगा। दरअसल इस जमीन को दिसंबर 2021 में सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर अतीक के कब्जे से मुक्त कराया गया था। खुद सीएम योगी ने भूमि पूजन किया और रिकॉर्ड समय में 76 फ्लैट्स को तैयार किया गया और सस्ते दामों में जरूरतमंदों को फ्लैट सौंपे गए। प्रयागराज में माफिया से हम लोगों ने जमीन खाली कराई थी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने रिकॉर्ड टाइम में इसको पूरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के पाटन में जनसभा के दौरान राहुल गांधी को जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल के विदेशों में दिए बयानों पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि विदेश की धरती पर दिए बयान का जवाब राहुल गांधी को देश की जनता देगी। હું રાહુલ ગાંધીને એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમારા પૂર્વજો જોડેથી શીખજો। કોઈ પણ દેશભક્ત વ્યક્તિ દેશના રાજકારણની ચર્ચા દેશની ભૂમિ પર કરે, વિદેશમાં જઈ દેશના રાજકારણની અંદર ચર્ચા કરી દેશની નિંદા કરવાનું કામ કોઈ પણ પાર્ટીના નેતાને સોંપતું નથી। અને રાહુલ બાબા યાદ રાખજો, દેશની ધનતા અને ધ્યાનથી જોઈ રહી છે, ધ્યાનથી સાંભળી રહી છે। अमित शाह ने राहुल की विदेश यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि गर्मी से बचने के लिए ये विदेश चले जाते हैं। ભારત વિરોધી વાત કરતા બાજ નથી આવતો। હમણાં રાહુલ બાબા વિદેશમાં વેકેશન કરવા ગયા છે, ગરમી વધારે છે એટલે વિદેશ ગયા છે અને વિદેશમાં જઈ ભારતની નિંદા કરવાનું કામ કરે છે। अमित शाह 2 दिनों की गुजरात यात्रा पर हैं, जहां कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।